नमस्कार। शुरू करते हैं आज का काम। बोलिए। हम आज के सेशन में ये जानेंगे कि आगे जो हमारा आने वाला सत्र चलेगा उसमें एडवांस से एडवांस हम, क्योंकि डेली हमारी रिसर्च टीम कुछ ना कुछ नया लाती रहती, और जो ग्लोबल लेवल पे अमेरिका और जहाँ पेशेंट्स से हमारे पास में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्या किस प्रकार से, क्योंकि टीम हमारी ओवर द ग्लोबल फैली हुई है और वो लोग हमें कुछ इनपुट देते रहते हैं। कहाँ कैसे क्या हुआ ये सारा जो है आता रहता है। तो इस संदर्भ में जो भी नई से नई जानकारी या एडवांस होती हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज हम आयुर्वेदा क्यों ज़रूरी है, क्या है, ये हमने पिछली बार भी जाना था और हम लोग समझ पाए पिछली बार के आयुर्वेदा के लिए क्या आवश्यक है। क्योंकि जनरली होता ये है कि हमारे जो सारे जो सोशल मीडिया हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, सब इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, कुछ कह रहे हैं कि ये खा लीजिए, कुछ ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, बस खाने से ही इम्यूनिटी बढ़ जानी है बस। तो इसके ऊपर तो फिर बड़ा एक विस्तार पूर्वक चर्चा होने की आवश्यकता है। जनरली होता ये है कि अभी हमारे पास में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर, वो सब इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में कुछ ये खा लिया, कुछ वो खा लिया, और वो आज वो पेशेंट हो गए हैं। पेशेंट थे नहीं, कुछ तो कोरोना के डर से हुए। पहले तो मैं कोरोना के पर आपकी जीत का आपको बधाई देता हूँ कि आप आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना में आप जीत पा सकते हैं, और जीत पा चुके हैं हमारे कुछ कई साथी लोग जो गुजरात सरकार के अधीनस्थ 8 अस्पतालों में। ये एक दैनिक भास्कर की न्यूज़ है और सत्यापित है न्यूज़, क्योंकि एक बड़ा अखबार गलत बात तो छापेगा नहीं। ये अलग बात है कि हमारे बाकी जो है मीडिया जो हैं वो क्यों नहीं दे रहे, मुझे नहीं पता। वो सारी चीज़ें एक राजनीति का हिस्सा हो सकती है। मैं तो चिकित्सक हूँ, चिकित्सक की बात करूँगा। तो हमें केवल आज ये ही जानना है कि हमें एडवांस क्या है। यदि कोरोना या किसी भी आई फ्लू या किसी भी कारण से हम उस एडवांस स्थिति में भी आ जाते हैं जब हमें एकदम किसी वेंटिलेटर या इसकी आवश्यकता रहती है, तो हम वो भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम घर पे ही ये सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। वेंटिलेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका नेचुरल वेंटिलेटर कैसे काम करेगा और आपको कैसे घर में बनाना है वेंटिलेटर, ये भी हम सीखेंगे, पिछले आने वाले सत्रों में जानेंगे। यदि इमरजेंसी को हैंडल करना है तो कैसे हैंडल करना है, और इमरजेंसी नहीं है तो कैसे हैंडल करना है, ये सब हम जो है आगे आने वाले समय में जानेंगे। क्योंकि हमारा दायित्व है कि हम एडवांस से एडवांस चीज़ें लाएं, और डेली नई नई रिसर्च आती रहती है इसमें तो, और उसको भी कैसे हमें सबके साथ में शेयर करना है। क्योंकि हमारा तो एक नारा है वासुदेव कुटुंबकम का, तो हमें परिवार की तरह सबको चलाना रहता है। तो वो सारा जो है परिवार हमारे साथ जुड़ा रहे, और वो वासुदेव कुटुंबकम की भावना से वो लोग भी आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। वो लोग जान पाएंगे, शेयर करेंगे, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मिल करके हमें आगे बढ़ाना है। और सोशल मीडिया की जो बात चल रही थी, हमें सोशल मीडिया ही नहीं, अन्य माध्यमों से भी ये पता रहता है कि चलिए ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। ये खाने के चक्कर में हमारी इम्यूनिटी और ख़राब हो रही है। तो पहले तो ये हमें समझना है कि इम्यूनिटी ठीक करने के लिए करना क्या है। ये बात तो सबको समझ में आ गई कि एक अच्छी इम्यूनिटी ही हमें अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है। कोई, क्योंकि हमारी जो सोच है आयुर्वेद की, योगा की, योगा भी हमारा ही एक हिस्सा है आयुर्वेद का, अष्टांग आयुर्वेद जिसको बोलते हैं। तो उसमें 8 अंग हैं, अलग अलग तरह की चिकित्साएं, अलग अलग तरह का एक पूरी व्यवस्था है। तो योग एक हमारा ही परिवार का हिस्सा है। तो योग नेचुरोपैथी के माध्यम से, न्यूरोपैथी के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से, हमारी अपनी विधाओं के माध्यम से हम किसी भी रोग पर विजय पा सकते हैं। और ऐसी कोई दिक्कत इन फ्यूचर आती है तो हम सब मिल करके साथ में एक साथ परिवार की तरह उससे लड़ें, देखें, समझें, और सारी जो स्थितियां हैं उसको पहले से हम समझ के और फिर उसके अनुसार उस पर अमल करें।
तो बात यहाँ आती है कि हमें जो कुछ भी खा लेना है तो पहले हमें क्या है कि पहले प्रकृति जानना जरूरी है। हम लोग ये सुनते आए हैं, हमारे दादी नानी या अभी कहीं भी गांव में चले जाइए, वो एक ही बात कहते हैं जी, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब ये बताइए इसकी तासीर गर्म है कि ठंडी है। अब कई लोग, मैं चिकित्सा करते समय ये सुनता हूँ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, और जब से अखबार में आया दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे कि साहब कोरोना ने इलाज ढूंढा, कोरोना का इलाज आयुर्वेद ने ढूंढा, इतना बड़ा बड़ा अक्षरों में, और स्वास्थ्य सचिव का इंटरव्यू आया 20 तारीख को जब पता पड़ा, और 20 मई के, तो 20 मई को जो अखबार में छपा है दैनिक भास्कर में, बहुत बड़ा इंटरव्यू छपा है, छोटा नहीं बहुत बड़ा। तो ये बड़ा एक मायने वाला लगता है, क्योंकि एक अफ्रीका का छोटा सा देश का राष्ट्रपति जो केवल कोरोना के 2 लोगों को ठीक कर पाया अपनी, क्योंकि हर देशों में अपनी अपनी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति मौजूद है, वो वैकल्प नहीं है क्योंकि वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक बन गई है, बना दी गई है, या कई और जो भी स्थितियां बनी हो वो उस पर जाना नहीं है अभी, हमें सीधा अपने विषय पर रहना है। तो उन्होंने खाली एक बंदा 2 लोगों को से केवल अपनी उनकी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से अफ्रीका की, जो छोटा सा देश है, बड़ा पिद्दा था, आज वो अमीर हो गया है। जो बहुत कभी गरीब था, जिसके पास खाने पीने को नहीं है, पिछले 10-15 दिनों में उसके पास में पैसे का अंबार लग चुका है, पता नहीं कहाँ से पेड़ टूटा है क्या, या कुछ झाड़ के ले आया, ऐसा लगता है। ये हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? केवल उसके वैकल्पिक चिकित्सा से 2 लोग ठीक हुए थे, और वहां के राष्ट्रपति ने उसको लपक लिया, और वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे एक अफ्रीका का राष्ट्रपति, छोटा सा देश पिद्दा सा, आज अमीर हो चुका है केवल इम्यूनिटी ड्रिंक से। तो आज वही स्थिति आज हमारे पास है। हमने तो 500 और कुछ ज़्यादा लोगों को ठीक किया हुआ है, गुजरात की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश की सरकार का भी हमारे पास में एक फरमान आ गया है। उन लोगों ने भी उनके तर्ज पे देखकर, क्योंकि भारत सरकार का जो परमिशन आया वो 15 मई का है, तो 15 मई को उन्होंने परमिशन दिया था कि कोई 5 हर्ब के साथ, केवल वो भी रिस्ट्रिक्शन है उसमें, पूरी आयुर्वेद की फौज के साथ आप अटैक नहीं करेंगे, केवल कोई 5 हर्ब के साथ में काम करेंगे, वो भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन के साथ। उन 5 हर्ब से ही मात्र आपके कार्डों से और आप जीत पाए हैं। और सोचिए कि हम पूरी अपने अष्टांग आयुर्वेद के साथ में यदि लड़ रहे होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। तो हम लोगों की जो पहुंच बहुत कुछ है, कर सकते हैं, बस ये है कि हम लोगों को एक दिशा निर्देश, एक अच्छा स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है, वो सब हम मिल करके बना सकते हैं और बनाएंगे। और हमारे आगे वाले सत्र में हम इसको एडवांस से एडवांस करते जाएंगे, क्योंकि डेली नई रिसर्च आ रही। क्योंकि अभी तक हमें ये पता था कि अभी हम कुछ कर नहीं सकते, सरकारी रिस्ट्रिक्शन रहेगा या कोई दिक्कत रहेगी, तो अभी हमें छुट्टी मिली है थोड़ी बहुत, तो हम काम कर सकते हैं। तो हमारी सेना में भी थोड़ी सी जागृति आई है कि चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है कि हमारे छात्र वर्ग भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे से आगे उनको थोड़ा सा पता लगता है, वो उसको ज़्यादा करके लोगों के ऊपर अप्लाई करके बता रहे हैं, देखो ये हो गया, देखो ये हो गया। तो ये एक जोश अभी जो नया आया है, और सारा संसार आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। ये छोटी सी न्यूज़ के लिए, बाकी बड़े न्यूज़ वाले तो हमें दिखाते नहीं है तो इस समय का हमें फ़ायदा लेना है, और हमें ये सारी चीज़ें जान लेनी। सोशल मीडिया पे ठीक है, नुस्खे चल रहे हैं अलग अलग, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन हमें पहले ये जानना है कि हमें अपनी प्रकृति क्या है, हमारे शरीर की आवश्यकताएं क्या है। हमारी अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम यदि काम करेंगे तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। हमारी आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की, और सपोज करिए हमारे पास में घर में एक गर्म कोट रखा हुआ है, अभी तो मौसम तो है गर्मी का, लेकिन अभी गर्म कोट रखा है तो हमारे किस काम का, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसकी आवश्यकता तो हमें समय के अनुरूप होगी ना। तो जिस चीज़ की हमें, हमारे पास रखा तो बहुत कुछ है, तो हमें आवश्यकता अनुरूप कार्य करना है। ऐसे ही अब जो समय आया है वो हमें ये जानने का समय है। अगले 1 महीना में हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो सिलेबस क्या रहेगा, उस पर अब एक चर्चा हो रही है आज।
उसमें एक पीपीटी बनी हुई है हमारी, पहले भी हमने 82 पेज की एक पीपीटी, लोग कह रहे थे बहुत तेजी से चला सिलेबस, कुछ चीज़ें उसमें छूट गई हैं, कुछ उसमें एडवांस हो जाने वाली हैं, कुछ नयापन आने वाला है, वो सबको जानना है। और जितना तेजी से चला था उसका, वो थ्योरेटिकल तो हो गया लेकिन उसका प्रैक्टिकल अभ्यास हमारा शेष रह गया, क्योंकि हमें हर चीज़ को हमने बड़ा तेजी के साथ में चलाया था, समय का अभाव था। दूसरा, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम लोग, पहली बार जूम पर आए थे हम भी, हमें जितनी जानकारी थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, आज हमें ये पता लग गया है कि क्या हम इसके ऊपर क्या और एडवांस अच्छा कर सकते हैं, तो उस पर हम परिचर्चा करेंगे। और समय ने भी हमें बताया कि हम आप जीत सकते हैं अन्य बीमारियों के ऊपर, असाध्य बीमारियों पर। तो वैसे तो हम लोग प्रैक्टिकल करते आए हैं, सारे पेशेंट ठीक ही हो रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा क्रिटिकल कोई कंडीशन बनी नहीं, और क्रिटिकल वाले भी सब अब नॉर्मल हैं, सब ठीक हो रहे हैं। पहले हमारे पास में आधार नहीं था, अब हमें आधार भी है कि हम पेशेंट भी आ रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें। तो अब हमें ये है कि उनको हैंडल कैसे करना है ये सीखना है, एक तो एक प्रोफेशनली समझना है, और जो ग्राउंड लेवल पे जो हम जानना चाहते हैं, पहले बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक के बिना हमें यदि ABCD अल्फ़ाबेटिकल हमें आज क्लियर नहीं होगा तो हम उसको आगे एडवांस रूप नहीं दे पाएंगे। इसलिए बेसिक जानना जरूरी है, क्योंकि पहले किसी भी रोगी से मिलते हैं, उसकी चिकित्सा या उसको डायग्नोस करने के लिए हमें जानना क्या होता है कि पहले उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति के अनुरूप ही हमें कोई न कोई अभ्यास के लिए मेडिसिन को चुनना होता है, दवा को चुनना होता है। तो वो दवाएँ क्या हो सकती हैं, उनकी दवाओं की प्रकृति क्या होगी, तो हमारी अपनी जो प्रकृति है, हमारी शारीरिक प्रकृति है, मानसिक प्रकृति है, इसके अनुरूप यदि दवाओं की प्रकृति के साथ में हम मैच करा पाते हैं, तो हमें सफलता एकदम मिलती है, बहुत ही जल्दी। अभी क्या हो रहा है कि हम जो जहाँ से नुस्खा मिलता है हम कर लेते हैं, बस यूज़ करना है, कुल मिला के ठीक है, कर लीजिए। और हमें बिना किसी विशेषज्ञ या किसी उसकी सलाह के बिना कोई दवाई का प्रयोग नहीं करना है, ये भी जानना ज़रूरी है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को खराब कर रहा है, वीक कर रहा है। यदि हमारे शरीर की आवश्यकता ही नहीं है और हम उसको दे डालेंगे, तो वो सारा जो है हमें सब कुछ अच्छा करने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा करने वाला है। इसलिए जब तक किसी हमें रोग के सिम्पटम्स या रोग की स्थितियाँ नहीं आए, वो जब तक उसको किसी भी प्रकार के ड्रग्स या दवाई की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती, बस ये जानना है कि हमें क्या सिम्पटम्स आए, अगले जो 1 महीना के समय में हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें जान सकें कि एक तो शरीर की प्रकृति जानें, और शुरुआत कहाँ से, पहले रोग की जड़ कहाँ से शुरू है। तो देखिए, सपोज़ करिए, भगवान ना करे किसी को परिवार में, क्योंकि अभी कैंसर वाले पेशेंट बहुत आ रहे हैं। WHO ने भी कहा था जनवरी तक 58% से भी ज़्यादा भारत में कैंसर के रोगी हो गए। तो कैंसर कुछ ज़्यादा फैल रहा है, एक टीबी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, टीबी के बहुत केस आ रहे हैं, दनादन। गाँठ जो भी शरीर में कहीं इधर-उधर हो जाती है, वो गाँठ वाले, ब्रेस्ट कैंसर के तो बहुत ही ज़्यादा हैं, ब्रेस्ट कैंसर तो पता नहीं क्या हो गया, ब्लास्टिंग सी हो रही है एक तरह से। तो एक ये जो केसेस आ रहे हैं, इनको हमें समझना सीखना है, कैसे उनको हैंडलिंग करना है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके अनुरूप काम करना है। तो हमें थ्योरी भी सीखनी है और प्रैक्टिकल का भी सामंजस्य करना है। देखिए, जो कोर्स 6 साल का सरकार ने बनाया हुआ है, वो तो हम 1 महीने में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसकी वस्तु स्थिति के करीब तो पहुँच ही सकते हैं। दूसरा, कुछ एक सरकार के द्वारा कोर्सेज़ चलाए हुए हैं, जैसे साल भर का एक कोर्स है, अ अ, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का CCAT करके, ये है इसका सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी। वो भी हम जान सकते हैं, उसका साल भर का कोर्स अपन 1 महीने में या 2 महीने में जितना भी अपन पूरा कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बेसिक जो है सिस्टम वो समझ सकते हैं। कुछ अब जब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा तो हम कहीं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार उसको अधिकृत करती है, वो इसी काम के लिए बना है पाठ्यक्रम। तो वो जो चीज़ें हैं हमें जानना है, वो सारी चीज़ें सीखनी है। पहले हम उसके अधिकृत होने के लिए स्वस्थ रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार तो हों,
परीक्षाएं तो तब होंगी जब हम बैठेंगे, उनमें सफलताएं तभी होंगी जब हमें पहले से तैयारी होगी। तो पहले हमें तैयारी करनी होगी, तैयारी करने के बाद ही सारी चीज़ें होंगी। तो कोर्स की बात ठीक है, पहले हमें उसको प्रैक्टिकल समझना है, क्योंकि वो जो कोर्सेज बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि ऑलरेडी जो कई लोग गाँव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर हैं। केवल उनको ये है कि कुछ सीखना है और बेसिक जानना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है, वो करके उसकी परीक्षा दे दें। और काफ़ी वो एडवांस कोर्स है काफ़ी, तो उसके लिए तो हमें बहुत कुछ सीखना है, बेसिक जानना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ों को, यदि शरीर में क्या आवश्यकता है, क्या कमी रह गई है, कैसे, ये सारी चीज़ें जानने के बाद, क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञान भी उसमें, औषध विज्ञान भी है और बाकी सारी चीज़ें भी। तो हमें, अभी तो हम जो बात कर रहे हैं शरीर क्रिया और औषध का सम्मिश्रण की बात कर रहे थे हम लोग। तो इसको, इसके अलग अलग पेपर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, वो उन सबको हमें 1 महीने में ये सारा इंट्रोड्यूस होना है, उससे परिचय होना है और उसके बेसिक को क्लियर करना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी पिछले कोर्स में छूट गई हैं, उनको हमें जानना है, क्योंकि हमने उनका अभ्यास नहीं किया। जैसे सपोज करिए, वात रोग की बात कर रहे थे, वात 5 प्रकार की वायु हैं। अभी हमने केवल वात के बारे में तो जाना, लेकिन वायु 5 प्रकार की वायु, उनके क्या शरीर में स्थान है, उनके क्या कार्य हैं, पांचों के अलग अलग क्या सिस्टम है, कैसे चलता है। ऐसे ही पित्त का है, पित्त के 5 प्रकार हैं, पित्त के पांचों प्रकारों के बारे में हम जाने, फिर उनके शरीर में क्या स्थान है और वात के साथ उनका क्या संबंध है। ऐसे ही कफ के भी 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार के बारे में हम जाने समझें और उनका पित्त और वात के साथ में क्या संबंध है, ये सारी जानकारी लें। और क्या इम्बैलेंस हुआ है, उस सारी जानकारी हमें पता लगे। तो ये सारी चीज़ें जानकर ही हम कोई चिकित्सा का मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि शरीर में मुख्य रूप से ये 3 दोष ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन तीनों दोषों को व्यवहारिक रूप में हम औषध के माध्यम से और बिना औषध के माध्यम से हम किस प्रकार से रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं, ये सारी हम जानें। ये इसलिए हम लोग आज सत्र में, परिचय सत्र में एकत्र हुए और हमने ये जानने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में हम जो है किन विषयों को छुएंगे या उनसे होकर के गुजरेंगे, या उनके साथ सामंजस्य बना के उनके शेयर करेंगे हम अपनी बातों को, उनके नोट्स पर चर्चा करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनके सारी चीज़ें ये सब करेंगे। क्योंकि अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई नोट्स वाली परंपरा नहीं थी, लेकिन एग्ज़ाम फाइट करना है तो कोई आगे का कुछ अच्छी व्यवस्था में जाना है, तो अच्छी व्यवस्था के साथ तो हमें नोट्स भी जानने होंगे, उस सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करना होगा। तो ये जो सत्र होने वाला, ये केवल इसका जोर जो है मुख्य रूप से एक व्यवस्था स्थापित के संदर्भ में होना है। साहब, आप वो किचन आयुर्वेद के बारे में भी बात करेंगे शायद, उसके बारे में जी क्या रहेगा? जी, तो किचन आयुर्वेद ये आयुर्वेद का एक हिस्सा है। तो हमें 48 जड़ी बूटियाँ भी हमारे पास में किचन के अंदर मिलती है। तो ये आयुर्वेद का हिस्सा है किचन आयुर्वेद। और ये पहले तो हम वात पित्त और ये कफ की जो प्रकृतियाँ जान लेंगे, बेसिक को जान लेंगे, तो हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है, फिर इनके हर्ब के बारे में जानेंगे। हल्दी क्या चीज़ है, सपोज करिए हल्दी है, हल्दी क्या करता है, हल्दी के विशेष रूप क्या है ना। पहले ये समझना पड़ेगा, तभी हम किसी रोग के बारे में उसका जो उसके साथ में देंगे, तो उसमें कहाँ उसका फायदा होगा, कहाँ उसका नुकसान होगा। बस ये है कि खाली सोशल मीडिया पे पढ़ा, हल्दी खा लो, दूध और हल्दी पी लो, ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि और उससे नुकसान होता है। तो उस नुकसान से कैसे बचा जाए। देखिए, विज्ञान में नियम है कि किसी चीज़ का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होता है। इसके साइड इफेक्ट से हम कैसे बचें, क्योंकि ये एक दवा है जो अभी हो सकता है भारत सरकार इसको अपने उसमें ले लिया हुआ तो है ही, जब तो वो लोग कहते हैं कि हल्दी का प्रयोग करिए, अदरक का प्रयोग करिए, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन करना किसको है, ये देखना है किसकी इम्यूनिटी डाउन है, किसकी नहीं है। जिसकी डाउन नहीं है और वो इन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, तो उसको बड़ा भुगतान, एक लंबा परेशानी से गुजरना पड़ता है। जैसे वो आरबीसी को कम कर देता है,
उसके WBC को मारने लग जाता है हल्दी। देखिए कुछ चीजें हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, हमारी इम्यूनिटी ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यदि हम कुछ करने लगते हैं तो होता क्या है कि वो, क्योंकि शरीर को जितनी जरूरत है, मान लो एक कमरे में आवश्यकता है कि 10 आदमी या 2 आदमी रह सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी अपन ने बढ़ा दी, यानी हमारी ये शरीर की क्षमता के अनुरूप हमारी इम्यूनिटी है ना, लेकिन उसमें कैपेसिटी बढ़ा दी, हमने कुछ भी खा लिया। तो ठीक उस तरह का व्यवहार हमारा शरीर में होने लगता है, जैसा कि 10 आदमी एक कमरे में बंद कर दो तो क्या होगा, वो आपस में अपने स्थान के, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगेंगे कि ये मेरा जगह है, मैं यहाँ सोऊंगा, ये वाला कोना मेरा है, मुझे यहाँ सोना है। जैसा अपन स्लम एरिया में देखते हैं ना, मुंबई के अपन स्थानों पे स्लम एरिया में चले जाइए, क्या चीज देखने को मिलता है, यही देखने को मिलता है, कोई टायर के साथ सो रहा है, कोई किस में। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वही हमारे साथ में ये स्लम एरिया, हमारा घर, ये हमारा जो स्वास्थ्य, हमारा ये शरीर है, जो स्लम एरिया ना बन जाए, इससे बचने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी प्रकृति क्या होगी, हमारे शरीर को आवश्यकता क्या है, इतनी देनी है, किस समय देना है, क्या देना है, ये सब सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। ऐसे ही रसोई में हमारी बाकी चीजें हैं, दालचीनी है ना, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी 48 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। तो ये सारी के सारी जड़ी बूटियां उस कोर्स में भी आती हैं, जिसमें सरकार ने एक निश्चित बना के रखा है, 100 जड़ी बूटियों पे आप काम कर सकें। तो 100 जड़ी बूटियां तो बहुत होती हैं, हमने 5 से ही लड़के बता दिया कि हम 5 से ही दुनिया जीत सकते हैं और अखबारों की खबर बन गए। तो ऐसी ही परिस्थितियां हमारे पास तो 100 रहेंगी, तो 100 में तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावा भी और जड़ी बूटियां, पहले 100 का थोड़े थोड़ा करके बढ़ाएं, अपना दायरा बढ़ाएं, पहले अपन कुछ की मास्टरी करें, उस पर अभ्यास करें, उसका अभ्यास करने के बाद में फिर और दायरा बढ़ाएंगे और आगे और सीखते जाएंगे। जीवन सीखने के लिए, तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो संस्थाएं हमारा काम कर रही हैं, हमारी ये व्यवस्थाएं बनाने में उपयुक्त योगदान दे रही हैं, उन्हें भी कुछ सहयोग की आवश्यकता रहती है, तो हमें उनको भी सहयोग करना है। तो ये कुछ आर्थिक सहयोग भी रहता है और सामाजिक सहयोग भी रहता है। तो सामाजिक सहयोग ये है कि हमारा, हम लोगों को एकत्र करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संस्था से जोड़ें, या एक व्यवस्था बनाने में हम सब मिलकर के अपना एक परिवार अपना बनाएं, और उस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न उठाएं विशेषज्ञों के साथ में, जो हमें नई से नई चीज़ें, एडवांस चीज़ें सीखने को मदद करेगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा दिमाग होंगे, उतने ज़्यादा ही प्रश्न होंगे, उतनी ही ज़्यादा सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी, उतना ही सारी चीज़ों पे हमें कमांड मिलेगा कि आपके सबके अपने अपने भी अनुभव रहते हैं, वो भी हमें सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, शेयर करने को मिलेंगे। ये है कि हमें अपना एक कुनबा बनाना है सबके साथ में। ये हमारा अगले सत्र तक ये जो है हमारा कार्य होना है। और किचन आयुर्वेद के अंदर भी मैंने बात कर लिया, ये आपको 48 जड़ी बूटियों के विषय में हमें जानना है, प्लस उसके बाद में आहार शास्त्र के बारे में जानना है, हमें आहार क्या हो सकता है हमारा, कि कौन सा तेल हमारे लिए फायदेमंद है। ज्यादातर प्रश्न हमारे पास ये होते हैं, साहब कौन सा तेल खाना है, कौन सा घी खाना है, कौन सा, इसको कैसे बनाना है, इसका भी एक तरीका होता है। तो हमने पिछली बार खाली उसका परिचय तो जाना, लेकिन पूरा उसको डेप्थ में जाने का प्रयास नहीं किया। तो हम इसको भी हम कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं घर के अंदर, क्योंकि खाने का प्रभाव हमारे शरीर पे ज़्यादा है, क्योंकि दवा से ज़्यादा हम खाना खाते हैं। तो खाने को ही हम दवा बना लें। अभी जो हमारा खाना खाने का तरीका है, उनको तरीका बदल लें, ऐसी व्यवस्था बना लें, ऐसे तरीकों को जान लें कि किस समय क्या खाएं और क्या हमारी इम्यूनिटी की आवश्यकता पूर्ति कर दे, या हमारी शरीर की जो भी आवश्यकता है, या जो अवयव हमारे शरीर को चाहिए वो सारे मिल जाएं। यही सारी बातें अगले इस पूरे सत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने परिचय के दौर पे ये जाना कि हम शरीर की पहले प्रकृति जानेंगे। एक हमारा जो पाठ्यक्रम का एक परिचय हमने देखा, तो उसमें 1 महीने में हम क्या क्या जान पाएंगे। एक शरीर की प्रकृति समझेंगे, वात पित्त और 7 प्रकार की प्रकृति। फिर उसके बाद में 13 प्रकार की अग्नि भी हैं। अभी हमने अग्नि की तो कोई चर्चा की नहीं,
क्योंकि हमारे कोई भी चीज़ देखिए, अग्नि जब बिगड़ती है तो वो अग्नि बिगड़ने के कारण ही हमारे रोग होते हैं। जब अग्नि यदि किसी की स्वस्थ है तो वो अग्नि जो है यदि अग्नि का कार्य क्या है, हमारे शरीर में खाने के लिए पाचक रस, खाने में से पाचक रस का निर्माण करना। 7 धातु हैं हमारी, 7 धातुओं की पिछली बार चर्चा की थी, लेकिन वो खाली नाम ही तक सीमित था। लेकिन अभी हम प्रयास करेंगे नाम से कुछ और आगे बढ़ें, क्योंकि जितना भी हमारे पास समय रहेगा, और पिछली बार थोड़ा जल्दी हो गया था, तो थोड़ा सा समय भी रहेगा आपकी बार लंबा, तो थोड़ा विस्तार पूर्वक अपन इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार देंगे, जिससे और एडवांस बन सके ये हमारा कोर्स का सिलेबस। दूसरी चर्चा ये है कि अग्नि में, क्योंकि हमारे देखिए कभी भी रोग होता है तो हमारी अग्नि बिगड़ने के कारण ही हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो आयुर्वेद में कोई भी चिकित्सा करनी है तो खाली ये टॉनिक या हमें दवाएं खाने से कभी भी ठीक नहीं होगा। दवा तो हम जिंदगी भर खाते हैं, लेकिन परमानेंट कोई इलाज करना है या असाध्य रोगों का परमानेंट इलाज करना है। अब जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल के तौर पे टीबी है। टीबी के कोई मेरे पास में कुछ केसेस आए हैं, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने एलोपैथी में उनको 9 महीने का कोर्स बताया कि ये कोर्स चलेगा और ये चलेगा। जबकि वो हमारे आयुर्वेद में यदि अपन व्यवस्था से अपन करते हैं उसको, तो मुश्किल 5 महीने के अंदर सारा काम खत्म हो जाता है, आदमी स्वस्थ होकर घर चला जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से फिर अप्लाई करे उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि 2 दवाई तो इन डॉक्टर साहब की चल रही है, 2 वाली दूसरी वाली उनकी चल रही है, तो क्या होगा, फिर अंदर दवाइयों का झगड़ा होगा। पहले ये भी समझना जरूरी है हमें चिकित्सा से पहले कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो एलोपैथी की दवाओं से झगड़ा नहीं हो हमारी दवाओं का या हमारी चीज़ों का अंदर जा कर के, क्योंकि 2 पहलवान जब लड़ते हैं, तो 2 पहलवान जब लड़ते हैं तो केवल घास का ही बिगड़ता है, जिस घास के ऊपर लड़ रहे हैं, तो वो घास हम ना बन जाए। तो ये हमें ये चीज़ समझना है कि हम वो घास बनने से कैसे बचें। तो ये जो पाठ्यक्रम की ये जो कुछ चीज़ें रहेंगी जिनको हमें जानना होगा, ज़रूरी भी है, और ये नहीं जानेंगे तो हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, समझना मुश्किल होगा। तो हमें सबसे पहले क्या होता है, कोई भी अच्छे लेक्चर्स को सुनते हैं अपन, जो पुराने डॉक्टर या हमारे वैद्य हैं, ये सभी एक ही बात करते हैं। मैंने सारे जीवन भर जितने भी कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, हमारे जितने भी सीनियर्स रहे जिनसे हम सीखते रहे, हमारे जितने, क्योंकि हमारे सब जो बड़े हैं हमारे सब गुरुजन ही हैं, हम जीवन में सीखने को आए हैं, हम रोज सीखते हैं, आज भी सीख रहे हैं, आप लोगों से भी सीखते हैं और बाकी लोगों से भी सीखते हैं। तो हर आदमी जीवन में सीखने के लिए आया है, हम सब सीखने के लिए बने हैं। तो बेहतर ये है कि हम लोग रोज रोज नई नई चीज़ें सीखें, एडवांस से एडवांस बनते जाएं। तो उनसे जो जानने की बात लगती है, कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे तो उनसे एक लेक्चर, सारे लेक्चर्स जो एक ही बात करते हैं, सारे लेक्चर्स में एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि अग्नि को ठीक करो तो बाकी रोगों का इलाज अपने आप होने लगता है। यानी आपकी अग्नि ठीक होगी तो आपकी धातुएं पुष्ट हो जाएंगी, 7 धातुएं। रस, पहले तो अग्नि ठीक करोगे तो रस अच्छा बनेगा, रस के बाद में ब्लड मतलब खून, रक्त, है ना, फिर उसके बाद में मांस, ऐसे मेद मज्जा, ऐसे हड्डी अस्थि। ये जो है ना 7 धातुएं, यदि पहले रस पुष्ट होगा तो रक्त कोई पुष्ट होगा, रक्त भी ठीक होगा, फिर उसके बाद में मांस की भी वृद्धि होगी ठीक से, तो आगे धातुओं की भी वृद्धि ठीक से होगी। कुल मिला के हमारा सारा खेल अग्नि पर डिपेंड करता है। यानी हमारी अग्नि ठीक नहीं है तो अग्नि ठीक न होने के कारण ही हमें सारी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। ये आपके बार में हम अग्नि की भी चर्चा करेंगे। एक पीपीटी हमारे सामने आई है। अच्छा, चलिए छोड़िए पीपीटी के। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? नहीं, शेयर करनी है तो मैं कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा आप कुछ अभी आगे बात बची, इसलिए मैंने हटा दी। जी जी, वो बस इसी पर चर्चा करेंगे आज अपन। पीपीटी को कल से अपन लॉन्च करेंगे। और दूसरा ये कि अभी कुछ चीजें हमारी ऐसी बाकी रह गई, जैसे अग्नि सुधारना जरूरी था, उसके बाद में हमें प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अग्नि का सुधार करना है। 2 चीजें सीखनी है, पहले अग्नि और फिर
उसके आधार पे प्रकृति कैसे बनती है, हमारे शरीर की प्रकृति के आधार पे हमें अग्नि को सुधार करना है। अग्नि ठीक होगी तो बाकी सारी चीजें भी ठीक होगी, क्योंकि हमारा जितनी भी लाइफ, दो तरह से हमारे बीमारी आ रही है, एक तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, दूसरा संक्रमित होकर आ रही है। हमारे ये बैक्टीरियल वायरस जितना भी है, देखिए वायरल और वायरस जितने भी हैं, ये सब के सब आयुर्वेद मान के चलता है कि 3,20,000 से भी ज्यादा वायरस और बैक्टीरिया है। ये हमारे अपने शरीर, आधुनिक विज्ञान कहता है 90% जो है वायरस और बैक्टीरिया से हमारा शरीर बना है, बाकी 10% जो है हमारा अपना सेल है जो उनको गवर्न करता है, उनको चलाता है। तो इनका बैलेंस है आधुनिक विज्ञान के अनुसार। तो शरीर क्या है, इन सब वायरस और बैक्टीरिया का एक बैलेंस है। तो जैसे अब इसका प्रमाण क्या है, तो उन्होंने एक सिद्ध करके बताया, ठीक है एक आदमी को कमरे में बंद कर दो, राइट, अब उसको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, क्या करो, फ्रिज का पानी देना लग दो। तो फ्रिज का पानी देंगे तब सोचिए यहाँ तो कोई वायरस नहीं आ रहा है, कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा है, और वो फ्रिज का पानी पीते ही उसका गला खराब हो रहा है, राइट, गले चोक हो गया, उसके बाद में उसको जुकाम हो जाता है, वहीं क्योंकि उसका खाना पीना सब वहीं मिल रहा है कमरे में, सारा इन्वायरमेंट उसका बदल दिया आपने, सब एकदम ठंडा या एकदम गर्म सारी चीजें देने लग गए। तो शरीर के अंदर से ही उसमें म्यूकस बनने लगा, उसी में से वायरस पैदा हुए, उसी में से शरीर के जो वायरस और बैक्टीरिया का एक सामंजस्य है, उस सामंजस्य में एक इन्वायरमेंट ऐसा मिला, उस इन्वायरमेंट ने सामंजस्य को बिगाड़ दिया। जैसे ही सामंजस्य बिगड़ा तो वायरल या जो भी इन्फेक्शन शरीर में होने थे, उन बैक्टीरिया को, जिन बैक्टीरिया को उसके अकॉर्डिंग तापमान चाहिए था वो मिल गया, वो सक्रिय हो गए, तो उन्होंने अपना बिगाड़ खाता चालू कर दिया। या वायरल या वायरस को कोई इन्वायरमेंट मिल गया तो उसने बिगाड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये कोरोना वायरस भी हमारे शरीर का ही हिस्सा है। लेकिन ये है कि कई अभी हमारी जो प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये एक वायरस है, ऐसे अभी 219 वायरस हमारे आधुनिक विज्ञान ने पकड़े हैं, उनको जाना है। वो भी कहते हैं कि साहब ये इसका 100 नैनोमीटर है, और अभी कहते हैं कि बहुत सारी चीजें, उस पर चर्चा अपन बाद में फिर कभी करेंगे। लेकिन हमें ये जानना ये है कि पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या सीखना है। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो इससे कैसे निपटना है वो भी हमें देखना है। बाकी जो और भी गतिविधियां हमारी साथ में जो चल रही हैं, क्योंकि फ्लू वायरस और बहुत तरह के वायरस हैं, इन वायरसों से हमें, और वायरस का मतलब ऐसा जानिए, हमारे शरीर में जीव नामक कोई चीज नहीं, मतलब वायरस एक है जो निर्जीव है, बैक्टीरिया यानी वो आप बैक्टीरिया में जीव है, तो एंटीबायोटिक या कोई भी चीजें काम करेंगी, बैक्टीरिया को मार सकती है लेकिन वायरस को नहीं मार सकती। वायरस जीव ही नहीं है तो वो मरा हुआ है, डेड पोजीशन में है, तो वो डेड है, उसको क्या मारोगे, उसमें जीव है ही नहीं ऑलरेडी, उसको मारोगे क्या। इसलिए एलोपैथी में कोई दवा नहीं बनी। लेकिन हमारे पास में क्या है, हमारी सुरक्षा प्रणाली है, हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है उसको वायरस और बैक्टीरिया को सबको कंट्रोल करती है। जैसे शरीर में एक तिनका लकड़ी होती है, लकड़ी का फांस जो है हाथ में कहीं चुभ जाए, फिर देखिए कितना दर्द होता है, तकलीफ होती है। अब उसको ना निकाला जाए उस एरिया में तो नीला लाल ऐसा कुछ होने लगता है, फिर उसके बाद में उसमें सूजन आती है, फिर उसके बाद में भी उसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसको कुछ भी मत करिए, फिर आपको बुखार आने लगता है। क्या हुआ, एक तरह का ये भी वायरस ही हो गया, है ना। तो ये ऐसे ही छोटे वो तिनके नुमा है, वो शरीर में नाक के थ्रू अंदर जाता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जाते हैं। ये जो हमारी इम्यूनिटी है, इनसे लड़के हमारा बचाव करती है। हमें सुरक्षा प्रणाली को अच्छा रखना है। आयुर्वेद या हमारी भारतीय संस्कृति एक ही बात करती है कि अपने बचाव के लिए अपनी सुरक्षा के इंतजाम रखिए, हमें लड़ना किसी से नहीं। हमारे राजा महाराजा या हमारी जो भी फौज होती है, देखिए अब हमारी सरकार की भी नीति यही है, पाकिस्तान हमें हमला करेगा तो हमें उससे बचाव करना है, या कोई देश हमारे पर हमला करेगा, हमें भारत आगे से जाके किसी पर हमला नहीं करता। ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी है हमारे शरीर की, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर संस्कृति से आते हैं, हमको सबके साथ मिलजुल कर रहना है, हम किसी से झगड़ते नहीं। एलोपैथी में ये है मार दो,
है ना, डायबिटीज किलर, दवाइयों के नाम भी ऐसे होते हैं, पेन किलर, मतलब सबको मार दो। हमें मारना नहीं होता, हम लोग तो कहते हैं जी हमारे को उनके साथ ही रहना है। वो भी संसार में आए हैं, इसलिए तो हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। हमारी भावना ही ऐसी है, हमारी इस धरती का पानी ही ऐसा है, हमारे लोगों की सोच ही ऐसी है। तो हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, वहाँ सब चीज किलर, सबको किल कर दो। डायबिटीज किलर, बीपी किलर, मेडिसिन के नाम भी ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ किलर नहीं होते हैं। हमारे में बस ये है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। इसलिए क्या है कि हम लोग हजारों साल से इसी विधा पर जीवित रहे हैं और हमें कोई रोग आया भी नहीं। हम भी ये किलर खाते तो हम भी 70 सालों में हमारे हाल हो गए। जहां भारत की आज़ादी के मुश्किल 10% लोग बीमार थे, आज 98% के भी ऊपर हम सरकार की रिपोर्ट आती है बीमार हैं। क्योंकि हमने बस वही दवाइयाँ खाई हैं किलर। तो किलर को खाने से हमारी मानसिकता भी हो गई किलर। पहले के आदमी का, ये सारी चीज़ों को हमें जानना आगे सिलेबस में। पहले के आदमी का साइकिल से साइकिल आपस में टकरा जाते तो दूसरे को उठा करके पूछता था भाई साहब लगी तो नहीं गई। आज किसी की गाड़ी जरा सी टच हो जाए, स्क्रैच हो जाए, फिर देखिए फिर क्या होता है। ये अंतर आया है, ये सोच का अंतर है, ये शिक्षा का अंतर है, शिक्षा तंत्र का अंतर है, और जो हमने दवाएं खाई है उसका अंतर है। हमें मिलना जुलना किसी से नहीं आया। और कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो हमारा मन भी अब वैसा बनता जा रहा है। हमें वापस आधुनिकता से के साथ, सामंजस्य के साथ में हमारी अपनी तरफ लौटना है। तो हमें ये भी नहीं सुनना है कि भाई हम पिछड़ेपन की तरफ जा रहे हैं। पिछड़ेपन तो कहाँ है, एडवांस है, बल्कि और ज्यादा। अभी तो अमेरिका और बाकी देश भी इस पर बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई ड्रिंक बना दो। वो भी आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं। सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन भारत है जो भारत की तरफ, बाहर की तरफ देख रहा है। इन चीजों को हमें जानना है अगले आने वाले सिलेबस में। खाने पीने का ऐसे ही हमारे शरीर के अंगों का काम करने का समय अलग है। जैसे हमारे बड़ी आंख का समय है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटे से 2 घंटे, ये जो बीच का जो समय है ये वात का समय है। उस समय वायु हमारे शरीर में बढ़ती है। वात बढ़ने के कारण ही हमारे शरीर का मल या कोई भी विष्टा जिसको बोलते हैं हम, मल को निस्तारण कर पाते हैं। वो नहीं बढ़ेगा तो वो मल का निस्तारण नहीं होगा। अब इस समय में यदि हम नहीं उठते, हम 8 बजे 9 बजे उठ करके कहेंगे कि साहब जाइए, तो उसका वात का जो समय था वो तो निकल गया। फिर बढ़िया साफ नहीं होती। तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, तो हमारी इम्यूनिटी खराब होती है, हमारी धातुएं पुष्ट नहीं होती। भाई पहले वाला ट्रेन है, ट्रेन में एक डब्बे में फुल भरा हुआ है, अब बाकी के पैसेंजर नीचे उतरेंगे तो बाकी जो वो गाड़ी खाली होगी जब तो आप कुछ डाल पाओगे ना, दूसरे पैसेंजर डाल रहे उसके अंदर चढ़ पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर है। इसमें जो बाकी पैसेंजर उतरने वाले हैं वो बाहर निकलेंगे तभी तो आप कुछ डाल पाएंगे और ठीक से काम आपका चल पाएगा। तो इसलिए हमारी सारी चीजें इस पर आधारित हैं कि हमें शरीर की शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, ये हमारा विश्लेषण का विषय रहता है। तो ये सारी जानकारियां हमको जाननी है, क्योंकि बीमारी हमारी इम्यूनिटी भी मन से। आप डर जाओगे, आप जैसी डरते हो, सबसे पहले डरते ही अभी आप सोचिए कि आपके, कल्पना करिए आपके पास शेर आ गया सामने। शेर आते ही फिर आपका क्या हाल होता है, आपका बीपी बढ़ने लगता है। आपका बीपी चेक करेंगे, क्या हो गया, बीपी बढ़ गया, है ना। शुगर भी बढ़ता है उस समय, आप शुगर भी चेक करेंगे तो उस समय शुगर शूट आउट हो जाएगा, एकदम से बढ़ गया। ये जो सारी चीजें जो हैं हमारी शरीर की आवश्यकता है, ये त्वरित बढ़ती हैं, टेम्परेरीली बढ़ती हैं। जैसी शरीर की आवश्यकता होती है वैसी टेम्परेरीली बढ़ती है। इसका मतलब हम शुगर पेशेंट नहीं हो गए, इसका मतलब बीपी के हम पेशेंट नहीं हो गए। यही चीजें आने वाले समय में हमको जानना है,
फिर रोगों के कारण क्या हैं, फिर उसके निवारण क्या है। यही चीजें हमें अपने आने वाले सिलेबस में जाननी है, यही चीजों पर हमें परिचर्चा करनी है। इन विषयों पर कोई आपका सवाल है कि हमें क्या और चीजें जोड़नी चाहिए, आपका सुझाव हो सकता है। मैं अपने अनुभव से जो जोड़ पा रहा हूँ, या सरकारी एक व्यवस्था बनी हुई है कि उन्होंने एक सिलेबस बना रखा है कि इसके अधीन चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बुद्धिजीवी लोग तो बैठे ही हैं सिलेबस बनाने के लिए, कमेटियां बनी हुई। तो ये जो चल पा रहा है आज की आवश्यकता के आज की जो वातावरण के आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम क्या और कर सकते हैं, इस पर आपके कोई सुझाव या बातचीत करनी है तो आपके कोई प्रश्न हैं कि हाँ साहब ये और जोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपसे मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। बस आज का मेरी तरफ से जो मैंने बताना था ये बताया। सिलेबस के ऊपर हमने आज चर्चा की, आपके 1 बाई 1 सवाल हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपका जुड़ाव, मुझे भी लगता रहेगा आपकी बैटरी बराबर चार्ज है, यानी आप अभी हैं या कहीं गए हुए नहीं हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, आपकी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए, आप बता दीजिए कि आपके कोई सवाल हैं इस संदर्भ में, तो आप पूछिए, स्वागत है। आचार्य जी, इस टॉपिक से तो नहीं, थोड़ा हटकर एक सवाल है। जी बोलिए। बनाना का तासीर गर्म होता है, जी तो पित्त वालों को नहीं खाना चाहिए। हाँ, पेट तो बढ़ाता है ना। देखिए, बनाना दो चीज करता है, आपके शरीर में कफ बढ़ाता है और पित्त बढ़ाता है, अच्छा, दोनों चीजें बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है इसको समझ लीजिए। एक तो पचने में भारी है, डाइजेशन में वो भारी है केला, बाकी फलों के मुकाबले, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे बनाना खाने के बाद में, आपको खाना खाने के बाद में आप ये 2 केले खा लीजिए तो भूख का एहसास थोड़े समय के बाद में होने लगता है। भूख का एहसास बोल रहा हूँ मैं, भूख लगी नहीं ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो पचने में भारी है। एहसास कराता है, यानी आप और खा लो, इसके लिए आपको प्रेरित कर सकता है। ऐसे ही मान लो आपने सुबह सुबह नाश्ता कर लिया केले का, तो ये क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा और पित्त को बढ़ाने का काम करेगा। पित्त यानी आपकी अग्नि, अग्नि बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपकी इच्छा करेगी, पित्त बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें थोड़ा सा मीठापन है, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा शुगर है, तो क्या करेगा वो, अर्थ एलिमेंट उसमें ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट तो है ही, अर्थ एलिमेंट भी है। तो हमने देखा था कि अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के मेल से क्या बनता है, अग्नि। क्या बनता था, अग्नि नहीं बनता, कब बनता है ना, कब बनता है, कफ बनता है। कब बनता है ना, तो वाटर और अर्थ एलिमेंट से कब बनता है, तो कब बनेगा तो क्या होगा, ये भारी हो जाएगा। कफ का जो स्वभाव क्या है, भारी है, गुरु है ना, भारी है। भारी होने से क्या होगा, ये शरीर का वजन बढ़ाएगा, और दूसरा कफ बढ़ेगा, म्यूकस बढ़ेगा शरीर में, तो आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, यदि शरीर में ऑलरेडी आपको कफ वाले प्रकृति के हैं और कफ की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे समय में आपने केला खा लिया, ये सोच लीजिए आपको अभी जुकाम खांसी का प्रकोप चल रहा है, आप केला खा लेंगे तो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। बस यही हमें सिलेबस में सीखना, यही चीजें जाननी कि किसकी क्या तासीर है और क्या चीज होना चाहिए, कैसे इससे निपटना है, और कैसे। ऐसे ही आपको एसिडिटी हुआ है, राइट, यदि आपने खा पी के यदि एसिडिटी हुआ है, कफ प्रकृति के व्यक्ति को एसिडिटी हुआ है, उसको केला दे दो तो उसकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं एसिडिटी में डॉक्टर हमारा एलोपैथी के, बोलते हैं साहब खाओ केला, तो आप खा करके नतीजा क्या भुगतते हैं, क्योंकि अभी हमारे ज्ञान इतने सीमित हैं
भाई सब चीज का ये तो पता है। ऐसे दही की डॉक्टर कहते हैं उसका बेसिलस बैक्टीरिया है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, ये है, उसमें प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, खाइए साहब, खूब पेट भर के खाइए दही। 15-20 दिन आप खा लेंगे दही, गाढ़ा गाढ़ा, इसमें बिना कोई पानी मिलाए या सब, अच्छा वाला टेस्ट भी वही लगता है। आप सुबह सुबह खा लें या जब कभी भी खा लें, वो एक तो पचने में भारी है तो कफ बढ़ाता है और पित्त बढ़ा देगा। केला भी वही काम करेगा। अब होगा क्या है, एक तो शरीर का वेट, बॉडी वेट बढ़ेगा। आप स्लिम ट्रिम थे अच्छे भले, लेकिन अब आपके कमर का कमरा बनने लग जाता है। ऐसे ही यही सोच आज आधुनिक विज्ञान में हमारे चिकित्सकों की है कि भाई केला है, अच्छा है, खा लीजिए साहब। तो वजन जिनका बढ़ा हुआ है उनको हम बोलते हैं कि मत लीजिए, है ना। तो उसकी तासीर हमारे लोगों को पता है। जैसे अभी आपने पूछा इसका क्या है, गर्म है, तासीर ठंडी है ना। तो हम लोगों को यही चीजें सीखनी है कि किसकी क्या चीज है और क्या खाना है और क्या छोड़ना है। बस यही चीजें हमें जानना है। इसलिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, इसको एडवांस लेवल पर जाना है, लेकर के जाना है, उसकी एक अथाह सीमा तक जाना है। आप अकेले केले से ही बहुत सारे इलाज कर सकते हैं, अकेले केले से। तो तो ये है केले कि खाने का सही तरीका क्या है? जी केले खाने का सही तरीका क्या है अगर पित्त वाला खाना चाहते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल। प्योर पित्त वाला यदि खाना चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई प्योर पित्त वाला केला खाना चाहता है तो कम मात्रा में खाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ दिक्कत है? दिक्कत वहाँ आती है कि हम हर चीज की अति कर जाते हैं। आज तो ऐसा है, 1 किलो है घर में तो 1 किलो निपटा डालते हैं। होता यही है, क्योंकि क्या होता है कि अभी 2 केले रखें या 4 रखें, ये तो कल तक तो खराब हो जाएंगे, अभी ऐसा करते हैं आज को निपटा डालते हैं। तो ये है एक एक सीमा तक हर चीज अच्छी है, तो चारों को हम एक साथ निपटा देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें 4 के 4 फायदा करने वाले हैं, वो बल्कि और नुकसान करने वाले हैं। तो केले की मात्रा सीमित रखिए, आप खा सकते हैं, पित्त वाले खा सकते हैं। आप इसके लिए क्या करिए, काला नमक का और सौंठ का और इलायची का मसाला बना के रख लीजिए, बड़ा टेस्टी हो जाएगा। आनंद में बड़ा आराम से लगा लगा के उसको खाइए केले। और एक केला बहुत है आपके लिए। जबरदस्ती कुछ करेंगे, यदि कफ बढ़ा हुआ और बॉडी वेट भी बढ़ा हुआ है तो फिर केले का परहेज करना चाहिए। और यदि कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी हुआ है तो भी परहेज करना चाहिए, या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो भी परहेज करना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, शरीर में कहीं इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन या सूजन या इन्फ्लामेटरी डिजीज जो भी होते हैं, यह सब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, इनको केला बढ़ा सकता है। इसलिए हम थोड़ा सा इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका काम ही अर्थ एलिमेंट को बढ़ाएगा। ये सुखाता नहीं है, ये बढ़ाता है। इसका काम है जो कुछ भी करना है वो इतना है तो इतना 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 कर दो, फैला दो। ये वो समेटने वाली चीज नहीं है, फैलाने वाली चीज है। ये सब कुछ फैला देगा। इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन भी फैला देगा, मोटापा हुआ है तो मोटापे को भी और फैला देगा, शरीर फैला है तो और बढ़ा देगा। ये चीज है। अब आप तय करिए कि आपकी आवश्यकता है क्या। जी और कोई सवाल? नहीं, एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट में आजकल बिजी रहने की वजह से मैं खा लेती हूँ 2-3 केले ब्रेकफास्ट में ही, उसके बाद सीधे लंच करती हूँ। तो हाँ, वो इसीलिए सोचा शॉर्टकट मारने के लिए। शॉर्टकट कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है, लॉन्ग कट भी करना चाहिए। उसके लिए आप ब्रेकफास्ट में दूसरे फल भी ले सकते हैं, क्योंकि एक एक केले से तो कुछ होने वाला नहीं है, हल्का रहेगा। ज्यादा कुछ करना है तो बढ़ा लीजिए उसको। पपीता ले लीजिए, पपीता आपके लिए अच्छा है ना। पपीता मैं जब भी खाती हूँ, आइदर खाली पेट तो खाती नहीं हूँ, कभी भी लेकिन खाऊंगी तो मेरा पेट दुखता है पपाया से। अच्छा अच्छा, पेट दुखता है तो थोड़ा आप ही उसमें, खाया तो। हाँ तो उसमें हींग और काला नमक थोड़ा सा आप डाल लीजिए,
और उसका वो पेस्ट बना के खा लीजिए, अच्छा। और सौंठ भी डाल लीजिए उसमें, तो सूट भी क्योंकि तो वो गर्म होता है। गर्म तो है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं। अच्छा। हेलो। भाई मैं तो मैथ का आदमी नहीं। जी बताइए। हेलो, हाँ नमस्कार दादा। जी नमस्कार जी, बताइए। अच्छा, वो केला का मतलब एसिडिक का कैसे होता है? जैसे पित्त एसिडिक वालों ने जब केला खाते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब क्यों एसिडिक हो जाता है वो केला? एग्जैक्ट मतलब उसके जो। केला, हाँ। देखिए अति अति सर्वत्र वर्जितम। अति यदि हम ज्यादा कोई भी चीज प्रयोग करेंगे तो वो दिक्कत है, तो नहीं, वो अति तो एसिड ठीक है, बढ़ाएगा। लेकिन मतलब केले में ऐसे कौन से गुण हैं जैसे कि विटामिन या जैसे हैं कि उससे एसिडिटी होती है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हाँ। केले केले का जो गुण है वो पित्त कारक है। अच्छा। कफ और पित्त कारक है केला। कफ कारक है और पित्त कारक है, यानी पित्त अग्नि को बढ़ाता है शरीर में। हाँ तो ठीक। 3 एलिमेंट को बढ़ाता है शरीर में, हम्म। अर्थ, अग्नि और पानी। हम्म। पृथ्वी, अग्नि और जल, तीनों एलिमेंट को बढ़ाता है। तो तीनों एलिमेंट को बढ़ाएगा तो क्या होगा? हाँ सही है। जैसे दस्त वाले को भी अपन क्या करते हैं, केला ही देते हैं ना। सही है। यानी उसके दस्त, शरीर में से पूरा पानी झड़ गया होता है ना, तो डिहाइड्रेट हो जाता है वो, राइट। हाँ सही है। अब बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं अपन बाहर से आ रहे हैं, उसमें क्या हुआ, हमारे डिहाइड्रेट हो रहे हैं हम, उस समय थोड़ा सा एक दो केला, एक आध दो पीस खा लीजिए, थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, क्योंकि ये गुरु है, भारी है, और उसमें अर्थ एलिमेंट भी है। हम्म। मीठा है ना, हाँ हाँ। स्वाद मीठा है, तो शुगर इसमें ज्यादा है। शुगर ज्यादा है तो एनर्जेटिक है। जब भी ज्यादा एनर्जी बॉडी में एक्सेस कर जाएगी, बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है और उससे ज्यादा उसमें एक्सेस कर जाएगी, तो वो अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए पित्त बढ़ जाता है। आया क्लियर समझ में? नहीं, अभी फास्टिंग में जैसे निर्जल फास्टिंग के बाद भी वो हम लोग केला, दही केला खाते हैं, तो उसका कारण एक्चुअली वही बताते कि वो टॉक्सिन्स को, जो पॉइजनस टॉक्सिन्स होते हैं शरीर में, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और निर्जल फास्टिंग के बाद भी खाते हैं तो काफी अच्छा लगता है, मतलब वो दही केला खाना। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके बारे में मैं बस इतना ही बात करूंगा। देखिए कुछ हमारी परंपराएं बनी हुई हैं, वो बड़ी सोच समझ के बनाई हुई उन्होंने, और परंपराओं का हम लोग निर्भर कर रहे हैं। वो भी गुरुजन थे, उन्होंने अपना समय के अनुरूप बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें हमारे लिए सामने रखी। अब इसका आज के विज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक आधार क्या? देखिए कम मात्रा में यदि केला लिया जाए तो वो सब कुछ अच्छा था, क्योंकि वो जो गुरुजन थे उन्होंने केवल इतना सा बोला है कि जितना अंजलि में आ जाए उतना ही खाना है। अब हम वो तो सारी चीजें भूल गए, तो वो इंस्ट्रक्शन को भी हमें फॉलो करना है, कि वो जो कहते थे वो इंस्ट्रक्शन भी हमें पालन करना है। जरूरत से ज्यादा अब हम जो है, भाई उन्होंने कह दिया कि ऐसा है, दही और केला खाइए, खा जाओ, निपटा था दोनों। ये दिक्कत है। हमारी समस्याएं तब बढ़ती हैं कि जब हम अति से ज्यादा गुजर जाते हैं। थोड़ी चीजें, सारी चीजें दवा होती हैं, दवा में और भोजन में फर्क है। तो दवा अल्पकाल के लिए, अभी हमने व्रत किया था, हम खाली पेट थे, यदि ज्यादा हम खा लेंगे तो यही चीजें हमको नुकसान करने लग जाएगी, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी अग्नि बढ़ी हुई थी। सही है। जैसे ही हम खाली पेट रहते हैं तो हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ता है अंदर का, हम्म। ठीक है। इसलिए सही है। व्रत करने वाले को कहते हैं जी ऐसा करो, कोई ठंडी चीज दो। तो शुरुआत में व्रत खोलने वाले को मौसमी का जूस पिला दिया जाता है, या नींबू पानी पिला दिया जाता है, जिससे हम्म। उसके अंदर की अग्नि बहुत ज्यादा भड़की हुई है वो थोड़ी शांत हो जाए। वो अग्नि भड़कती ही इसलिए कि शरीर में जितने भी ब्लॉकेज हैं उनको खोलने के लिए कुदरतन व्यवस्था है ये। इसलिए हमें निराहार निर्जला व्रत करने की सलाह दी जाती है। तो ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। 10-15 दिन में हमारे शरीर की क्लींजिंग प्रोसेस करने के लिए
या हमारे शरीर में कफ का कहीं ब्लॉकेज हुआ है, उसको खोलने के लिए निर्जला की आवश्यकता रहती है, जिससे अग्नि बढ़ जाए, जल जाएगा, अग्नि पर पड़ेगा तो ठंडी हो जाएगी अग्नि। अग्नि को तेज करने के लिए, हमारी भूख को बढ़ाने के लिए ये सब प्रोसेस बनाए हुए हैं, जिसको हम खा पी के उल्टा पुल्टा आज के परिप्रेक्ष्य में बर्बाद कर देते हैं। जी 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 होना क्या था, हमारे जो गुरुजनों ने जो बताया है वो बहुत सोच समझ के परंपरा बनाई। उनका कहना ये है कि अंजलि में आए जितना खाएं। अब अंजलि तो कहीं होती नहीं है, हमें तो ये है कि जो आ गया सामने, ऐसा है अभी किचन में एक केला तो हमने खा लिया, कि 4 केले में यार कल तक खराब हो जाएंगे, आज चलो निपटा ही डालो आज। जी। तो हमारी मतलब सोच जो है ना वो विकृत हो गई है। हाँ गुरुजनों की वाणी विकृत कभी नहीं होती, हमारी सोच में विकृति आई, जिसके कारण हमारे शरीर में विकृति आ रही। सही है। जी जी बताइए। जी जी सही है। केले का साइज भी तो अलग होता है ना। देखिए जैसे ये इलायची केला तो ये तो छोटा होता है, एक बड़ा केला होता है जो इसका सीधे डबल या 2.5। तो राइट ये तो राइट, 2 केला खाना आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा होगा क्या। बिल्कुल ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही होगा, 2 केला तो ज्यादा ही है। मैं तो कहता हूँ देखिए, जितना शरीर की एकदम से अभी आवश्यकता तो दिख रही है ना, इससे ज्यादा कुछ भी डाल दोगे वो दिक्कत करेगा। शरीर आपका पेट खुद ब खुद मांगेगा, फिर उसके बाद में आपको डकार या ऐसा कुछ भी प्रोसेस अपने आप आ जाता है, शरीर का सिग्नल खुद बोलने लगता है। आप पूछिए, ध्यान करके मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये बाकी कामों में हम मेडिटेशन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? ये शरीर अपने आप बताता है हमको, ये एक प्रोसेस है उसका, वो आपको सिग्नल देता है। ये ब्रेन पीट्यूटरी ग्लैंड्स खुद बताता है कि आपको अब इस चीज की आवश्यकता नहीं है या है। जब तो हमको प्यास लगती है, तो प्यास नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी, है ना। जब भूख लगती है जब हम खाना खाते हैं। अब मनुष्य का तो ये है कि कुछ भी दे दो, किसी वक्त कुछ भी निपटाने में लगा रहता, जो आ जाए सामने हटा दो। लेकिन अब आप कुत्ते को देख लीजिए, हमारे घर में कुत्ता पाला होता है ना, उसको किसी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ाया, हमारे लिए पढ़ाने के लिए इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार हैं। और जो कुत्ता, गली का कुत्ता जो होता है ना, घूमता रहता है, मस्त रहता है, जिसने रोटी का टुकड़ा डाल दिया, दे दिया, खाया खाया, नहीं खाया तो उसको उठा के ले जाके कोने में रखे आएगा कल के लिए। ये देखना कुत्ते को, गली वाले कुत्ते को, वो कभी नहीं खाएगा या सूंघ करके हट जाएगा दूध। ये जब उसके पास में आप 36 भोग, मैंने उसकी पसंद की रसगुल्ला बहुत अच्छे, गुलाब जामुन बड़े प्यार से खा जाता है कुत्ता, ये मैंने भरे हुए पेट में उसके सामने रखा, नहीं खाया। एक काली कुत्ती थी कि चलो शनि का रूप है, हमारे यहाँ ये ब्याह गई नीचे प्लॉट में, नीचे ब्याह गई तो करें क्या, चलो ठीक है इसको हलवा बना के दें। हमने गुड़ का हलवा बनाया, बना के मेरी बेटी ने उसके लिए रखा, नहीं खाया उसने, 2 दिन नहीं खाया खाना, उसकी जेर बाहर निकल गई, सारी चीजें उसका सारा बच्चे बच्चे बाहर आ गए। उसके भी 1 दिन तक व्रत पे रही हो, कुछ नहीं खाया उसने। अब आप सोचिए, ये विज्ञान उसके पास कहाँ से आता है? कोई यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं, बताया। हाँ तो ये जो अच्छा चीजें हमने, जी हाँ दादा, एक पूछना चाहूंगी कि ये अभी मतलब मैंने खाली पेट में थोड़ा सा खरबूजा खाया और थोड़ा हल्का वो फ्रिज में था तो ठंडा था, तो फिर भी मतलब एसिडिक क्यों लग रहा है ये पेट में? एसिडिक मतलब क्या? मतलब पेट खींच रहा है, एसिडिक लग रहा है थोड़ा अंदर से। बिल्कुल लगेगा। कारण क्या हुआ, आपने CFC खाया है, खरबूजा ठंडा, नहीं खाया। हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC, CFC1, CFC2, CFC3, CFC4, 5, 6, ऐसे 12 तरह के CFC हैं। अब CFC का मतलब? CFC सीएफसी अभी मैं बताता हूँ। CFD हाँ क्या? नहीं बताते समझ बताते नहीं। सीएफसी, बताते हाँ, C फॉर क्लोरीन, अच्छा F फॉर फ्लोरीन, फिर C कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड,
केमिस्ट्री की बुक्स में इसका हिंदी में अनुवाद जानेंगे तो डोरिन इसका को डिक्शनरी निकालना में, केमिस्ट्री की जो डिक्शनरी है उसमें देखेंगे तो ये लिखा हुआ है। बिल्कुल हो जाए। केमिस्ट्री जो पढ़े हुए हैं साइंस के लोग सभी जानते हैं। सर केमिस्ट्री में जैसे ही डालेंगे, फ्रिज से निकलता है ऐसे भी है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिज से हाँ इमिट होता है, इसीलिए वो फ्लोराइड को मतलब ओजोन लेयर को भी हाँ, डिप्लीट कर रहा है, वो फ्रिज से निकला हुआ ही गैस CFC की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसी के ऊपर तो बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है दुनिया के देशों में कि भाई ये CFC को कम करना है, कम करना है, कम करना। तो ये कम करने के चक्कर में हम लोग ही तो बढ़ाते जा रहे हैं। ये कंपनियों को लाइसेंस क्यों दे रहे हैं जब कम ही करना है? वही अभी नई नई फ्रिज की कंपनियां आ रही हैं, नई नई उसकी आ रही हैं, ओवन की, जो CFC कम ही करना है तो आप इनको लाइसेंस क्यों दे रहे हो? ये हमारी सोच है, हम ही बढ़ा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि नहीं साहब विकास हो रहा है। ये विकास है तो क्या है और विनाश है तो क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। ये जो विनाश हम घर में ले आए हैं ना, ये CFC उसमें जाकर के कितना ही ढक के रख लो, और जो खरबूजा और तरबूजे के साथ में उसके जो एलिमेंट्स हैं वो जो क्रिया करते हैं, ये क्रिया करके एक जहर बनाते हैं। फ्रिज में। ये आधुनिक विज्ञान की शोध है, ये मेरा नहीं है। आयुर्वेद तो मना ही करता है, वो तो कहता है जी इस फ्रिज का कुछ भी, उनके हिसाब से तो वो आयुर्वेद कहता है कि भाई जो रूम का टेम्परेचर है उससे उच्च कोटि का या परिवार, ये हमें अब मुंह में उंगली में डाली है और उसके टेम्परेचर के समकक्ष टेम्परेचर उस वस्तु का है, तभी आप ग्रहण करिए। आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है, अष्टांग हृदय में तो लिखा हुआ है, महर्षि वाग्भट ने, अभी मैंने अष्टांग वाग भाग 1 और 2 इनका हिंदी अनुवाद करके और पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन उसमें लिखा है। अभी नई किताब भी लिखी है, तैयार की है आप लोगों के लिए। धीरे धीरे जब हम सीख जाएंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये सूत्र उसमें थोड़े लंबे नहीं सीख पाएंगे तो शेयर नहीं करूंगा। तो ये जो चीजें हैं ना CFC, उसके कारण आधुनिक विज्ञान बोलता है एक जहर बनता है, वो जहर आपकी एसिडिटी को बढ़ा देता है शरीर में। क्योंकि एसिडिटी क्या है? विषाक्त पदार्थ हैं आपके शरीर के अंदर। वो विषाक्त पदार्थ क्या होते हैं? जैसे हमने लंबी सांस ली और सांस छोड़ दी, राइट, हमने सांस ली है यानी हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, फिर छोड़ते क्या है अपन? कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी हमारे विषाक्त गैसें हैं वही छोड़ रहे हैं ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यही जो छोड़ी हुई गैसें हैं और इससे ज्यादा जहरीली चीज अपने खाने पीने की चीजों पे डाल करके उसको प्रेशराइज करके कंप्रेस करके उसमें घुसा के और फिर खाएंगे, सोचिए क्या होगा। तो पेट में दर्द ही होना है, कोई सही अच्छा है। तो चीज होना नहीं है। ये सही है। दर्द तो दर्द फ्रिज का- शरीर में ना सिर्फ, 1 मिनट में पूरी बात कर लूं, जी जी। न सिर्फ पेट का दर्द, ये दर्द जितने भी प्रकार के होते हैं ये सब के सब फ्रिज के खाने से होना पक्का है, उसको आप बदल नहीं सकते। यदि आपके शरीर में कहीं भी थोड़ा बहुत भी दर्द है, दर्द से मुक्ति चाहिए, तो आपको ओवन, फ्रिज, कुकर तीनों ही त्यागने पड़ेंगे। प्लस ओवन, फ्रिज, कुकर, ये व्हाइट पॉइजन, ये जो आज का टाटा नमक या जो कुछ भी आ रहा है, मैं विरोधी नहीं हूँ किसी कंपनी का, लेकिन ये इस प्रकार के जो आयोडीन या फैक्ट्री प्रोसेस्ड फूड आ रहे हैं, ये सब के सब दर्द को बढ़ाने वाली चीजें हैं, घटाने वाली चीजें नहीं। तो ये आप तय करेंगे कि आपको क्या अच्छा है, आपके शरीर को सूट करता है नहीं करता है, आपको खाना है नहीं खाना है, क्योंकि आपका शरीर है, आपकी चीजें हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सही है ये, क्योंकि फ्रिज का इस्तेमाल वैसे ही हम लोग काफी कम ही करते हैं, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा फ्रिज नहीं, कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं है। नहीं जो वो आप नहीं है, चीजें बाहर रख, मतलब सुन लीजिए, पहले आप कोरोना की बात कर रहे थे। जी आप ऐसा करिए कि जो चीजें आप बाहर से लाते हैं, जी यदि फ्रिज में सामान देर से सड़ता है या देर से गलता, तो अमेरिका के लोग फ्रिज में सामान नहीं रखते। उनका तो वैसे ही ऑलरेडी ठंडा मौसम होता है, वैसे ही माइनस में चल रहे होते हैं, वो तो 10, 11, 20, 25, उनके यहाँ फ्रिज को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो गर्म इन्वायरमेंट करने के लिए उनके यहाँ चीजें, और वो फ्रिज में खाने पीने का कोई सामान नहीं रखते हैं। उनके यहाँ केवल कुछ इंजेक्शन होते हैं जो कि उन दवाओं को रखने के काम में होता है।
ये बना ही इसीलिए था कि सही। इसको दवाओं को रखने के लिए बनाया था। अब हमारे यहाँ पे तो लिया है, चलो क्या रखें, चलो ये भी रख दो, और कुछ नहीं तो अब आटा रख दो, और कुछ नहीं तो ये रख दो। और अभी तो मतलब कि कुछ ये जो कटे हुए फल हैं, भूल के भी फल तो कोई रखना नहीं चाहिए। टमाटर इसमें कभी नहीं रखना चाहिए। टमाटर तो हमेशा देखेंगे आप, उसकी जो चमड़ी है ना ऐसी हो जाएगी स्किन। जी जी जी। यदि 3 दिन चलने वाला टमाटर होगा तो 2 ही दिन में ऐसे लिबलिबा हो जाता है, अंदर से खराब होने लगता है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ठंडे तापमान पे पनपते हैं, कुछ गर्म पे पनपते हैं। तो टमाटर को जो बैक्टीरिया चाहिए वो ठंडे तापमान वाला चाहिए, उसको खराब करने वाला। तो टमाटर के लिए ठंडे तापमान का बैक्टीरिया चाहिए, तो आपने ठंडे तापमान में रख दिया तो वहां पर ही वो बैक्टीरिया है। हम जानते हैं कि इस पूरे इन्वायरमेंट में धरती पर बैक्टीरिया वायरस हैं, उसको इन्वायरमेंट की जरूरत है। जैसे आपने ठंडा पानी पिया था तो आपका गला खराब हुआ था, ऐसे ही टमाटर को खराब करना है, या विटामिन सी की कोई भी चीज है, कोई भी चीज, टमाटो सॉस है, जैम है, इनको जैसे ही फ्रिज में रखोगे सब जहरीले हो जाएंगे, सब जहर बन जाएंगे। जी जी जी। ये आधुनिक विज्ञान की शोध है। आयुर्वेद तो पहले ही मना करता है। ये आधुनिक विज्ञान वाले अब धीरे धीरे उसको सब जानने लगे हैं कि हाँ ये ऐसा, क्योंकि 23 खरब डॉलर इस पे जापान ने खरीदी है। जर्मनी ने कम से कम 60-70 अरब डॉलर से भी इससे ज्यादा इस पे खर्च कर दिया, खाली इतना सा जानने के लिए। ऐसे पगलाए हुए हैं कि आयुर्वेद में ये ऐसा मना है, क्यों है, चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। केवल जिद है आदमी की कि मुझे जानना है, फॉलो नहीं करना, जी जी इसलिए वही। ये लोग खर्च। वही जी बोलिए। वही अवेयरनेस करना है। बिल्कुल। आपको भी जानना, आप भी खर्चा शुरू कर दीजिए। हाँ नहीं बिल्कुल, ये एक्चुअली अवेयरनेस फ्रिज का तो हम लोगों ने 10 साल पहले ही कम मात्रा में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यही है कि पूरी तरह से छोड़े हुए थे वैसे 5-6 साल से। लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा ये किया, लेकिन अच्छा, सवालों पे आ जाइए। सवाल कोई है तो आप अभी बताइए। अभी चलो। अपन अभी क्या तो करते हैं वो टाइम छोड़िए खत्म उधर। हो टाइम खत्म हो गया। जी और समता दीदी आप कंक्लूड कीजिए, और कल कैसे क्या करना थोड़ा बताइए। हाँ जी बिल्कुल यही बात हमें करनी है। मैंने भी कहा कि टाइम खत्म हो गया। अब आप लोगों का 10 बजे सेशन भी है, तो आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक हियर। अब हमारे पास ये श्रुनु जो हैं, ये एक हैं जो अभी शायद इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, और एक हमको एक और नॉमिनेशन मेरे पास आया हुआ है, पता नहीं वो सेम ही पर्सन है कि नहीं, ऑल्दो ईमेल आईडी डिफरेंट है, तो मुझे आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड एज ऑफ नाउ। तो मैं इनसे फॉलो अप करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये आपके उसी सेशन में आए। इन्होंने अपना बैकग्राउंड में लिखा है कि इन्होंने योगा का कोर्स या आयुर्वेद का कोर्स किया हुआ है, ऐसा मुझे लगा। तो he might be or she might be fit to the say other class as well। तो मैं उसको इंसिस्ट करूंगी, वो वाला फॉर्म दूंगी टीचर्स ट्रेनिंग वाला, अगर वो उसका बैकग्राउंड है तो, और उसमें ही आ जाए। क्योंकि एक बंदे के लिए ये पूरा टाइम सेशन अभी नहीं कर पाएंगे, मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों के लिए ये ठीक रहेगा। और इसको हम यहीं पर देखते हैं, आज शाम तक ही मैं आपको बता दूंगी। मोस्टली आप ये मान ही लीजिए कि 99% वी आर नॉट। श्रद्धा जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। वो थोड़ा सा मैं हाँ ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपको पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक नॉमिनेशन फीस के ऊपर ये एक व्यवस्था बना दी। और ये व्यवस्था को आप खुद स्वतः किसी कर्मचारी को बिठा के नहीं, आप खुद कर रही हैं। लेकिन अभी जो संस्थाएं मुझसे संपर्क में हैं, या जिन संस्थाओं ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, मतलब ये कोर्स के अभी इसी को कह रहे हैं कि वो आप ऐसा करिए 3 महीने का चलाइए, और करीबन 3.5 लाख रुपए में बेंगलोर में बुक हुआ है। ये गजब का कहानी है, आजकल बिजनेस हो गया है। अभी ये मार्केट में ये बड़ा बिजनेस हो गया है। और क्योंकि अभी सबको ये पता लग गया ना कि कोरोना के चक्कर में कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता है एलोपैथी में, आयुर्वेद में ही है सब कुछ। तो सब लोग इस और एकदम ताबड़तोड़, और ये जो मार्केट के जितने बड़े व्यापारी हैं ना, सब वो इसमें पैसा लगाने लगे। तो अब ये इस पर ये कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप इसी तरह से अपना प्रयास जारी रखिए, चाहे कम लोग हों या ज्यादा हों, उसकी चिंता ना करिए। बिल्कुल भाई ये साहब, मैं बिल्कुल। जी मेरा ये आपसे मेरी और निवेदन है, योगी भाई साहब की भी यही और कल आपका बात आभार। हुई थी।
और थैंक यू सो मच। मैं भी यही मानती हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट अभी मैं अरुण जी से भी यही बात कर रही थी कि बड़ा टीडियस है लोगों को कन्विंस कराना कि उनके लिए ये बहुत अच्छा है और वो इसमें आए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़े लोग, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, दे आर नॉट इनटू द योगा एंड आयुर्वेद। आप तो जो लोगों के टच में है वो योगा आयुर्वेद जानते हैं और वो उसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो वो एक अलग पूरा लाइन है। लेकिन मेरा अभी भी फोकस उधर ही लगा हुआ है और मैं शायद वही लगे रहेंगे कि जैसा हम एक कम्युनिटी बिल्डअप की बात करते हैं तो वो बहुत धीरे-धीरे ही इसमें कुछ रिजल्ट आएगा। दूसरा, आज मुझे आई थिंक ये एनालिसिस भी कर रही थी मैं कि लोग है ना, एक्चुअली क्या हमने पूरी बड़े-बड़े शहरों में ये एडवर्टाइज करी है। आज मेरे पास 92 नॉमिनेशन थे, लेकिन 92 में 2 लोग आए। एक वो अरुण कुमार, पहले मैं सोचती थी शायद अरुण सर ने ज्वाइन किया, लेकिन मैं इनसे पूछा तो बोले मैं नहीं था। तो इसका मतलब है वो भी कोई और भी बंदा ही आया थे बीच में। तो 2 लोग आए टोटल। और मेन बात ये है कि हर बंदे ने आने से पहले अभी हमारी वेबसाइट जरूर चेक करने की कोशिश की होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारा पेटीएम के साथ में भी डिस्कशन चल रहा है, तो पेटीएम वालों ने हमारी वेबसाइट डाइवर्ट कराई हुई है और उन्होंने आज अप्रूवल दे सकते हैं, तो उस वजह से वो हमारी वेबसाइट पर आकर आप लोगों को प्रोफाइल और ये सब भी नहीं चेक कर पाए होंगे। तो ये मैं देखती हूँ कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, क्योंकि जो लोग दूर से अपने एडवर्टाइज देखकर उन लोगों ने कोशिश की होगी, तो वो वैलिडेशन हमारा पहला होता है कि वेबसाइट पे जाओ और देखो भाई ऑथेंटिक पार्टी है कि नहीं है, तो वो अभी फेल हुआ होगा। तो उसको मैं इनेबल हो जाए तो फिर ये चीजें जो है पूरी तरह से एक सर्किल क्लोज हो जाता है और ये पूरी तरह से साइकिल काम करने लगती है। फिलहाल 93 में से 2 हैं, दैट इज द रेशियो वी हैव, और विच इज वेरी 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 अलाइन टू द मार्केट। क्योंकि हम जब रिक्रूटमेंट करते थे तो हमें भी ये बताता था कि 1000 रिज्यूमेस देखोगे समता, तो 2 बच्चे आप एडमिट कर पाओगे अपने टीम में, और यही रेशियो आता था। तो ये बहुत ही, ये मार्केटिंग का रेशियो है बेसिकली, इसमें बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग कुछ नहीं है। इसका मतलब है हमारी एडवर्टाइज अभी करीब करीब 4,000 लोगों ने देखी, उसमें से 92 ने उसको इंटरेस्ट शो किया और उसमें से 2 लोग प्रकट हुए। ये रेशियो चल रहा है। तो चलिए कोई कोई बात बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, धीरे-धीरे